आपके दिमाग में आ गया कि यार डॉलर आ गया, इसने डॉलर को गिरा दिया है। क्या किया डॉलर? हमारे जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं ना, वहाँ पे जो मिडल मैन होता है ना, उसकी दिहाड़ी लग जाती है। अरिस्टोटल ने हज़ारों साल पहले कहा था कि ये मिडल मैन को मारो हमेशा। उसका फ़ायदा उठाया गया जब ये गवर्नमेंट जैसे ही स्विच हुई ना, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, लेट मी बी ब्लंट, बैंक्स ने आर्टिफिशियली एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्लॉइट करके, मैनिपुलेट करके सिर्फ 6 महीनों में 30 बिलियन रुपीस कमाए हैं एक्सचेंज रिजर्व्स में। यूएसए में रेपुटेशन है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की। रिपब्लिकन्स आते हैं तो थोड़े से हमारे साथ अच्छे होते हैं, डेमोक्रेट्स आते हैं तो थोड़े से टाइटनिंग होती है पॉलिसीज़ की, है ना। ये रेपुटेशन है। अब डार की एक रेपुटेशन है एज अ फिनांस मिनिस्टर, क्या है कि वो जब आता है वो एक्सचेंज रेट के ऊपर स्ट्रिक्ट होता है। अब जब डार के आने की खबर पक्की हो गई तो ऑल दोज पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस एंड फर्म्स जिन्होंने डॉलर होल्ड किया हुआ था, उनकी पहली थॉट क्या आएगी? निकालो। क्यों? क्योंकि वो रेगुलेट करेगा, पकड़ लेगा। 6% पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, सऊदी अरेबिया में 10% क्रॉस कर गई है, बट दिस इज नॉट एन इशू। ठीक है। अब उन करेंसीज ने क्या किया हुआ है कि बाय द टाइम जब ग्लोबल इकोनॉमी इतनी इन्फ्लेट कर गई और उसकी बैकबोन ऑयल बन गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन गए, ऑयल एंड गैस बन गया, तो ये जो कंट्रीज हैं ये नेचुरली गोल्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया। 70 to 80% ग्लोबल ट्रेड की इनवॉइसिंग जो है वो यूएस डॉलर पे होती है, बेशक यूएसए इन्वॉल्व हो या ना हो। दिस इज़ द पावर। तो जिन लोगों ने यूएस डॉलर को एज अ रिजर्व रखा है वो सब तो मारे जाएंगे। चाइना के पास $3 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं भैया। $3 ट्रिलियन का मतलब 5वीं एक इकॉनमी खड़ी की हुई उन्होंने, बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अगर आज यूएसए का डॉलर फ्लक्चुएट करके नीचे जाए तो क्या हाल होगा उसका? Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे साथ एक बड़े ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर जिब्रान हुसैन. He's an educationist and an economist. Thank you for being on the podcast. Thank you very much. अच्छा, आज सर हम आपसे ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं एवरीथिंग डॉलर रिलेटेड, दी इकोनॉमिक्स ऑफ द डॉलर. डॉलर ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है, इसाक डार साहब क्या करते हैं डॉलर के साथ, ये सारी चीज़ें हम समझना चाह रहे हैं बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड रिजर्व करेंसी, वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट, वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ वाई इट इम्पैक्ट्स आवर लाइव्स. तो फॉर एग्जांपल अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने कुछ चेंजेस की तो हमारी ज़िंदगी क्यों ख़राब हो रही है. तो ये चीज़ें हम समझना चाह रहे हैं आपसे. तो लेट्स स्टार्ट विथ दी हॉट टॉपिक. ये बताएं कि यार इसाक डार साहब जो हैं क्या जादू करते हैं डॉलर के साथ, वो नीचे कैसे जाता है, व्हाट आर दीज, how do you create this value, or how do you do this? Okay. So before we go in understanding of how Isaac Dar does it, let's just start with the understanding of fundamentals first. So the whole idea of economic activity revolves around two things: supply and demand. ठीक है. Whether it could be an apple, a pair of shoe, or a piece of paper, may call it dollar or a bill. ठीक है. They all work on very fundamental of supply and demand. So what we have to understand is that usually in countries like us, we see an effect called Ramazan effect. So before Ramadan, we all get some sort of panic attack in terms of possibility of lacking down of few items maybe during Ramadan. So that future thing causes us current consumption to expand. You follow me, right? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. जिस तरह टॉयलेट पेपर कम हो गया था कोविड के टाइम में पैनिक की वजह से. So what happens may not happen in the future. मैं भी रमज़ान से पहले हम सोचें कि यार चीनी जो है ना मिले, आज मैं चीनी अपने डबल खरीदूंगा. बिल्कुल. So उससे क्या होता है कि every consumer then pushes the capacity of supply and makes it relatively scarce product. बिल्कुल. तो वो क्या हो जाती है, स्कार्स हो जाती है, लिमिटेड बन जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. लेकिन देखिए डॉलर एक पीस ऑफ पेपर है जो प्रिंट हो सकता है. अब वो पेग होता है गोल्ड के साथ, पेग होता है ऑयल के साथ, जितना मुझे समझ आती है. आप मुझे थोड़ी सी ये एक्सप्लेनेशन दें कि मतलब
कैसे है कि वो जितना प्रिंट करते हैं So या by 1944, after end of World War II, USA in the world has the largest gold reserves. ठीक By 1944, every country used to peg their currencies with the amount of gold. बिल्कुल Bretton Woods हुआ 1944 में. All major economies and the countries set together, ठीक है, हेमशायर में, and they decided कि अब we can't afford to hold that much gold जो कि करेंसी मार्केट में है और जिस तरह इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही थी. एंड पोस्ट वर्ल्ड वार टू के बाद पीपल वर एक्सपेक्टिंग लार्ज स्केल एक्सपेंशंस, रिकन्स्ट्रक्शन होनी थी, रिहेबिलिटेशन होनी थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होनी थी इकोनॉमीज़ की. तो दे ऑल डिसाइडेड कि हम अपनी करेंसीज़ को पैक करेंगे डॉलर के साथ, एंड डॉलर ने अपने आप को पैक किया गोल्ड के साथ. ठीक So what does it mean? That all currencies used to move as the directions of gold. Gold, dollar. जहाँ डॉलर मूव करता, करेंसीज भी वहाँ मूव करती. लेकिन सर इसमें It फिर remained sustainable for 20 odd years. By 1971, things have started getting little out of hand. Countries जिन्होंने डॉलर को पैक किया हुआ था और डॉलर गोल्ड के साथ पैक था, तो they started asking for gold in terms of their करेंसीज. अब इतना गोल्ड तो यूएसए लेके नहीं फिर सकता था. सो प्रेसिडेंट निक्सन ने क्या किया, उसने कहा कि यार डॉलर को पैक करना ख़त्म कर दिया उसने. उसने कहा आज के बाद डॉलर गोल्ड के साथ पैक नहीं है. बट व्हाट हैपन बाय देन, डॉलर इट सेल्फ बिकेम अ फंडामेंटली एन इम्पॉर्टेंट करेंसी, क्योंकि पूरी दुनिया उसके ऊपर रिलाई करने लग गई थी. अब वो सिर्फ डॉलर बिल जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं रहा, इट बिकम अ सोर्स ऑफ रिजर्व एज वेल. यानी उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी क्रिएट हो गई, और वो वैल्यू थी बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस क्या था कि यार ये जो करेंसी है ये जिस कंट्री की है उस कंट्री को कुछ नहीं होने लगा. मीन्स कि उस कंट्री का इकोनॉमिक इकोसिस्टम और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जितने मर्जी वॉर्स हो जाएं, जितने मर्जी शॉक्स आ जाएं, इसकी इकोनॉमी को कुछ नहीं होने लगा. तो इसकी करेंसी इक्वली इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कीपिंग एन एसेट एंड रिजर्व जस्ट लाइक गोल्ड. तो सर कोई कंट्रीज ऐसी होती हैं, जिस तरह यूएई है फॉर एग्जांपल, जो मुझे पता है 3 पॉइंट कुछ है जो डॉलर के साथ उनका हमेशा से रहा है 1988 से. ये कैसे होता है फिर? कुछ कंट्रीज़ फिर इस तरह करती हैं कि अपना एक्सचेंज रेट फ्लोट रखती हैं, कुछ फिक्स रखती हैं. अब कौन फ्लोट रख सकती है, कौन फिक्स रख सकती है, ये डिपेंड करता है उस कंट्री की बहुत सारे फैक्टर्स के अलावा उसकी नेचुरल एंडावमेंट के ऊपर भी. आप देखें ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आप बता रहे हैं ना, या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, ये आप 2-4 चूज़ करके बता रहे हैं, जिसमें से आप कुवैत और बहरीन और एक आध उठा के बता रहे हैं. ठीक है ना, यूएई जैसे यूएई. अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं, सऊदी अरेबिया में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट 10% क्रॉस कर गई है. वुड यू बिलीव इट? 10%, डबल फिगर्स. पाकिस्तान में 6% है. 6% पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, सऊदी अरेबिया में 10% क्रॉस कर गई है. बट दिस इज नॉट एन इशू. ठीक है. अब उन करेंसीज ने क्या किया हुआ है कि बाय द टाइम जब ग्लोबल इकोनॉमी इतनी इन्फ्लेट कर गई और उसकी बैकबोन ऑयल बन गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन गए, ऑयल एंड गैस बन गया, तो ये जो कंट्रीज हैं ये नेचुरली गोल्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गए बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल इंडॉवमेंट इन ऑयल. मेरे पास में तो वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, उन्होंने कहा यार हम फ्लोटेड अपना वो नहीं रखते करेंसी, हम फिक्स रखते हैं. अब कंट्रीज लाइक अस, हमारे पास कोई नेचुरल डिविडेंड नहीं है. द मैक्सिमम नेचुरल डिविडेंड जो हमारे पास है वो लेबर है, जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं. यू गेट माय पॉइंट? तो वी डोंट हैव एनी अदर थिंग कि जिसको हम रख के जो है ना वो अपनी कॉन्फिडेंस और बिजनेस प्रोफाइल जो है ले आउट कर सकें दुनिया में. तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. तो हम क्या रखते हैं, एफ्लोट रखते हैं यूएस के साथ, जो पार्शियली अपने आप को पैक किए बैठे होते हैं कि यूएस डॉलर जहाँ मूव करेगा हम भी वहाँ मूव करेंगे. लेकिन यूएस डॉलर जो खुद है अब, हाँ. क्योंकि गोल्ड से वो पैग नहीं है, ऑयल से भी वो सॉर्ट ऑफ पैग नहीं है, तो वो पैग किस चीज़ से है? मतलब किस चीज़ डिसाइड करती है डॉलर की वैल्यू? ओके, नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर आज सारे पाकिस्तान का मीडिया ये कह ले कि कराची में 2 न्यूज़पेपर्स के दरमियान कोई भी एग्रीमेंट होगा, उसका लेटर हेड जो है प्रो पाकिस्तानी का होगा, तो व्हाट वुड हैपन टू योर कंपनी? वैल्यू
आप कोई भी काम ना करोगे भी तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन टू यूएस डॉलर. फॉर एग्जांपल राइट नाउ ओपन योर मोबाइल, ऑर्डर समथिंग फ्रॉम अमेजोन. आप किस चीज़ पे डील कर रहे हैं? यूएसडी पे. बेशक डॉलर इन्वॉल्व नहीं है, बेशक आप यूएसए के साथ ट्रेड नहीं करें, बिल्कुल. या आज अभी बैठे कुवैत से अपने लिए ज्वेलरी मंगवाएं, किस पे करेंगे? USD. वाई नॉट कुवैती दिनार? सबसे बड़ा जो फंडामेंटल की है ना यूएसडी को इतना इम्पोर्टेंट बनाती है जो वो Perception. इनवाइसिंग है. अराउंड 70 to 80% ग्लोबल ट्रेड की इनवाइसिंग जो है वो यूएस डॉलर पे होती है, बेशक यूएसए इन्वॉल्व हो या ना हो. दिस इज द पावर. और लोग कहते हैं, और मतलब एविडेंट भी ऐसे है कि अमेरिका की पावर समवॉट ड्विंडल कर रही है, और द लाइक्स ऑफ चाइना, रशिया, जो भी अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स और अदर इकोनॉमीज आर राइजिंग एज कॉम्पिटिशन. क्या इवेंचुअली हम एक ऐसी दुनिया में रहेंगे वेयर अदर करेंसीज विल बी यूज्ड इन दिस वे? इज इट जस्ट परसेप्शन? नहीं, इट्स नॉट परसेप्शन. और थियरेटिकली इट्स ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम. यू सी, हिस्ट्री ने हमें बताया है कि कोई एक सुपर पावर हमेशा नहीं रही है. जस्ट 1944 से पहले डिफरेंस वो थे. बट जहाँ तक रही बात चाइना की, चाइना में अटेन इकोनॉमिक जायंट इन नेक्स्ट 10 years, में भी क्रॉस कर जाए यूएसए को. बट चाइना की इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है. कौन से इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना. जो इकोसिस्टम, जो इकोनॉमिक फैब्रिक है ना, वो बनाता है उसका इंस्टीट्यूशन. अब इंस्टीट्यूशन की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. देखें 1999 में ना यूएसए में कैलिफोर्निया में एनर्जी इमरजेंसी लग गई. ठीक है. एक कंपनी की इथिकल मिसकंडक्ट की वजह से, एनरॉन की वजह से, उसने गर्मियों में रेट बढ़ाने के लिए ना कोई बेईमानी की, और वो बराबर नहीं हो सका तो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ गए कैलिफोर्निया में गर्मियों में. तो उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी. हमें तो 2007 में इलेक्ट्रिसिटी का पता चला है ना. वहाँ उन्होंने 99-2000 में क्राइसिस के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी गवर्नर ने. इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. वहाँ का इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रॉन्ग, जो बनाता है ना फैब्रिक पूरा, वो इंस्टीट्यूशन होता है. वहाँ के 2 सेनेटर्स बैठे, उन्होंने कहा यार व्हाट इज़ दिस, वाई वी कैन नॉट पेनलाइज दैट कंपनी. उस कंपनी ने कहा भाई क्या हो गया, मैं तो शट डाउन करके सफाई कर रही थी, मैं सिंपल करके बता रहा हूँ. तो आप सफाई करने वाले के ऊपर एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे बिजनेस तो नहीं करा सकते ना. बिल्कुल नहीं करा सकते ना. नोबडी कैन आस्क यू कि भाई काम करो. अगर आप नहीं करना चाहते तो दिल नहीं है तो नहीं करोगे. दिस इज इंटरप्राइज का, प्रेन्योर का यही तो बात है ना कि मैं मालिक हूँ अपने काम का. उन्होंने कहा भाई हम सफाई कर रहे थे. उन्होंने कहा नो. वो 2 सेनेटर्स ने बैठ के एक एक्ट बनाया, सार्बेन्स-ओक्सले एक्ट बोलते हैं उसको. अच्छा. जिसके ऊपर आज यूएसए का एससीसीपी खड़ा है पूरा. अच्छा. वो सिर्फ ये डिटरमिन करते हैं कि अगर 2 प्राइवेट कंपनीज ने मैनिपुलेट करके कोई स्टॉक आगे पीछे तो नहीं किया, अगर वो प्रूफ करें उनके ट्रेंड्स के ऊपर, बिहेवियर को और पीछे मिलाफाइडी को, फिर वो क्रिमिनल उसको चार्ज कर सकते हैं. बिल्कुल. स्टॉक फ्रॉड एक्सेट्रा. यस. हम वहाँ पे नहीं पहुँचे. चाइनीज़ भी वहाँ पे नहीं पहुँचे. दुनिया में बहुत कम सोसाइटीज़ अभी उस स्टेज पे पहुँची हुई जहाँ पे इंटेंशंस को नंबर्स के ऊपर प्रूफ करके क्रिमिनली चार्ज किया जा सके. बिल्कुल. मुशर्रफ के दौर में पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था कराची के हब पावर प्लांट की वजह से. मुझे याद है ना. व्हाट हैपेंड? नथिंग, बिकॉज वी डोंट हैव एनी सच लॉ. तो उनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनका जो कानून है, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके ऊपर खड़ी है इकोनॉमी, जो इकोसिस्टम, जो फैब्रिक खड़ा है ना, वो बहुत स्ट्रांग है. बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. देखें दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइसिस आया था 2008 में. आपको तो पता ही होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस जिसको बोलते हैं. बिल्कुल. दे हैंडल्ड इट. तो वी ट्रस्ट देम बेस्ड ऑन उनकी हिस्ट्री और उनकी जो कानून और उनका जो सेटअप है कि ये डूबेंगे नहीं. बेसिकली बाय वी मीन्स ग्लोबल वर्ल्ड. बाय ग्लोबल वर्ल्ड मीन्स प्राइमरीली फोर फ्रंट पे होता है ग्लोबल बिजनेस, इंटरप्राइज अगर किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करे ना, समझो उसकी वैल्यू है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. गो टू अ गांव नियर इस्लामाबाद, गो टू अ गांव. ठीक है. कीप 3 थिंग्स विद यू. अ पीस ऑफ लोकल करेंसी,
100 रुपये का US डॉलर का बिल, ठीक है ना, और साथ कोई ऐसा कोई मेटल जो एक्सपेंसिव हो लेकिन नाउन ना हो, और दूर के किसी गांव में जाएं, दुकानदार से कहें यार मुझे एक कप चाय दे दो, एंड उसको कोई ये $100 ले लो, अगर वो नहीं जानता हुआ तो वो नहीं लेगा आपसे, वो आपसे पाकिस्तानी 10 रुपये लेगा। क्यों? उसको पता है कि ये उसको पता है। तो जो पूरी दुनिया जिस चीज़ के ऊपर चलती है, जो ग्लोबल ट्रेड है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, जो 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 हमारा फ्लोस ऑफ कैपिटल है, वो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज करता है वो डॉलर है। और इसकी यही वजह है कि मैंने सुना है कि और भी रिजर्व करेंसी, मतलब एक तो डॉलर है, हाँ, लेकिन फॉर एग्जांपल पाउंड है या यूरो है, इनकी भी एक वैल्यू कंसिडर हुई जाती है रिजर्व करेंसीज में। इसकी वजह भी यही है कि उनका कानून अच्छा है, एक परसेप्शन, बिजनेस परसेप्शन, उनका इकोसिस्टम अच्छा है, उनका इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल है। देखें, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व करेंसी यूज़ होती है वो होती है डॉलर, अराउंड 60 to 70%। ठीक, फिर यूरो 20% एंड ऑड, फिर बाकी करेंसीज आ जाती हैं जिसमें कैनेडियन डॉलर भी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब पाउंड के साथ क्या हाल हुआ हुआ है, एक हफ्ते से आप देख लें, अगर इफ़ यू आर इन टच। जी, यही मेरा अगला सवाल था। पहले पाउंड एक रिजर्व करेंसी थी जी, अब उसका ये हाल हुआ है। 3 मेन फैक्टर्स। एक, उसने आपको यूरोपियन यूनियन से अलग कर दिया, ब्रेक्सिट कर दिया, यानी 19 कंट्रीज़ की जो इकोसिस्टम की बेस थी वो उससे अलग हो गई, एक चीज़। दूसरा उसका ये हुआ कि पिछले 4-5 साल में पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत रहा है। आप देखें वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऐसे चेंज होते हैं जैसे पता नहीं, जैसे पाकिस्तान है पाकिस्तान में भी इतने नहीं होते। ठीक है ना। थर्ड, उन्होंने रिसेंटली क्या किया, उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 40% कर दिया। क्यों? रिफॉर्म्स के लिए। मे बी देयर इकोनॉमिक पॉलिसी थी। IMF वाज इन सीरियस डिस्कशंस विद देम कि आपके जो फिस्कल डेफिसिट्स हैं वो सही नहीं जा रहे, इकोनॉमी सही डायरेक्शंस पे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रिटिश का मतलब सिर्फ ब्रिटिश नहीं है ना, ब्रिटिश 100 कंट्रीज़ को अपनी एड देता है, उसका फुटप्रिंट है, उसके बायलैटरल इंगेजमेंट्स हैं, कमिटमेंट्स हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हम उनमें से एक हैं। ब्रिटिश के कितने इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे काम करते हैं वेलफेयर के लिए, एडवांसमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, एजुकेशन के लिए। बिल्कुल। तो सिर्फ ब्रेक्सिट नहीं है वो, सॉरी यूके नहीं है, उसके एक्सटेंशंस हैं। तो उसके ऊपर IMF और उनके एग्रीमेंट चल रहे थे। नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि हम कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा लेते हैं ताकि हम अपने दूसरे जो एजेंडाज हैं उनको मीट कर सकें। इकोनॉमी ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, बिजनेसेस ने नहीं ऑप्ट किया। तो उन्होंने क्या किया कि खुद से ही बाइंग शुरू कर दी पाउंड की, ताकि पाउंड थोड़ा स्टेबल हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट कितनी देर तक बाई कर सकती है? अपने पेंशन फंड एग्जॉस्ट करेगी, दूसरे सेविंग एग्जॉस्ट करेगी। स्टॉप गैप है। प्रीनोर का मुकाबला कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अमेरिकन गवर्नमेंट भी अपने बिजनेस का मुकाबला नहीं कर सकती। रिमेंबर दिस थिंग। मतलब जस्ट ये चीज़ देखें कि 5 बड़ी कंपनीज आज USA को कहें कि हम आपके यहाँ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अपना कैपिटल मूव करें, क्या हाल हो जाएगा? बिल्कुल। अमेजॉन, फेसबुक, इस तरह की 3-4, गूगल। एक टेस्ला उड़ के किसी भी कंट्री में चला जाएगा ना, वो कंट्री दुनिया की 20वीं बड़ी इकॉनमी बन जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एप्पल का देखें, जो बिजनेस एंड डेवलपमेंट का जो बजट है ना, वो हमारे GDP के इक्वलेंट है। ये इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सर, अब ये सारी जो हैं वो किस चीज़ के ऊपर ट्रेड करती हैं? USD। वो ग्लोबल ट्रस्ट कहते हैं इसको, ग्लोबल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब हम क्या करते हैं इकोनॉमिस्ट कि ये जो एरास थे ना, गोल्ड पेग एरा, ऑयल, ये थोड़े से ना बैकवर्ड हो गई ये चीज़ें। अब करेंसी की अपनी वर्थ देखी जाती है कि बाकी इकोनॉमीज़ और उन इकोनॉमीज़ के बिजनेसेस, इंटरनेशनल बिजनेसेस किसी कंट्री की करेंसी को कितना वैल्यू देते हैं। अब चाइना जो युआन है ना, वो रिजर्व करेंसी के तौर पे चल रहा है, बिल्कुल इमर्ज हो रहा है। 2009 में चाइना एंड रशिया ने ग्लोबल फोरम पे एक अपील की थी। उन्हें कहा था यार 1 करेंसी फॉर 1 वर्ल्ड बनाते हैं, ताकि अगर USA के अंदर कोई मसला आ जाए तो जिन लोगों ने US डॉलर को एज अ रिजर्व रखा है वो सब तो मारे जाएंगे। चाइना के पास $3 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं भैया। $3 ट्रिलियन का मतलब 5वीं एक इकॉनमी खड़ी की हुई उन्होंने, बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अगर आज USA का डॉलर फ्लक्चुएट करके नीचे जाए तो क्या हाल होगा उसका? ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू इसहाक डार, उसने क्या किया? पूरी दुनिया में डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है,
पूरी दुनिया में स्ट्रेंथन, डॉलर स्ट्रेंथ ले रहा है, हाँ। ब्रिटिश के बराबर आ गया है। अच्छा सर, इसहाक डार से पहले बस एक छोटा सा मेरा सवाल है, ताकि हम पूरी वो एक स्टोरी सही तरह चलाएं। फेडरल रिजर्व जो है उसने क्यों डिसाइड किया इन्फ्लेशन रेट चेंज किए हैं? एम आई करेक्ट इन सेइंग दैट? कि नहीं, इन्फ्लेशन चेंज नहीं करता, वो पॉलिसी रेट चेंज इंटरेस्ट रेट चेंज करता है। इंटरेस्ट रेट चेंज करता अच्छा, इंटरेस्ट रेट क्यों चेंज करता है, और इस वक्त पे ये डॉलर अपने आप को स्ट्रेंथन कर क्यों रहा है, और अगर करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया, मतलब ये अभी क्यों हो रहा है? है। एक चीज़ तो आपने समझ रहे हैं, फेड जो है ना, वो इज़ नॉट अ स्टेट बॉडी, ठीक है, वो एक प्राइवेट आर्म है स्टेट का, ठीक, वो इंडिपेंडेंटली चलता है। कुछ मौक़ों के ऊपर वो स्टेट के साथ पॉलिसी में अलाइन होते हैं, अदरवाइज वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशनिंग जो है ना, वो इकोनॉमिक रेशनल के ऊपर रखता है। और इकोनॉमिक रेशनल में ये है कि आपने एक स्टेप के ऊपर डिसाइड करना है कि यार इसका बेनिफिट कितना है, इसकी कॉस्ट कितनी है। अगर बेनिफिट जस्टिफाई हो रहा है तो आप वो डिसीजन लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोशल आउटकम और पॉलिटिकल आउटकम। फर्स्ट प्लेस पे आइडियली यही होता है। अब उन्होंने, फेड ने जो भी किया, वट एवर द डिसीजन वॉज, एट दैट टाइम दे थॉट कि इसको डॉलर को स्ट्रेंथन करने का ये राइट टाइम है, फॉर टू रीजन्स। एक, वर्ल्ड जो है ना पोस्ट पेंडेमिक से निकल रहा है। पोस्ट पेंडेमिक से निकलने का मतलब बिजनेसेस हो जाएंगे बूम। बिजनेसेस बूम का मतलब है कि अगर डॉलर में चीप रखूँगा तो मेरे इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो मुझे $1 पहले से ज़्यादा चीज़ें खरीद के देगा। अब यूएसए का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 11% है, हमारा 5% है, यूएसए का 11% है, यानी वो ज़्यादा बाहर से ख़रीदता है चीज़ें। तो उसका डॉलर स्ट्रेंथन हो गया तो उनके लिए क्या है, फ़ायदा है। फ़ायदा। एक एग्जांपल दूं आपको इसकी। 1947 में जब हम आज़ाद हुए ना, तो एक इकोनॉमिस्ट ने हमें मशवरा दिया कि अपनी रुपये को इंडियन रुपये और पाउंड के बराबर रखो। समझ आती थी सेंस? हमारे पास 2 फैक्ट्रियाँ भी नहीं थी उस वक्त। हमने ज़बरदस्ती बाई पॉलिसी पाकिस्तानी रुपये को इक्वल टू इंडियन रुपये एंड यूएस स्टर्लिन रखा। वो दोनों कंट्रीज चीखते रहे कि क्या कर रहे हो। रेशनल क्या था कि मेरा रुपये अगर $1 1 पाउंड के बराबर हुआ ना, बाहर से मशीनरी मुझे सस्ती मिलेगी। तो उस वक्त फिर हमने लोकल कहा कि भाई जिसने मशीनरी लेनी है ना, आप ले लो, हम टैक्स भी नहीं लगाएंगे। इतना कैपिटल आया हमारे पास ताकि हमारी फैक्ट्रियाँ लग सकें। और 1947 से लेके 1958 इंडस्ट्रियल एरा है हमारा। वो ग्रोथ आज तक हम मीट नहीं कर सकें, एक डिसीजन की वजह से। 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ये, ठीक। अब जब भी हम अपने रुपये को या एक्सचेंज रेट को स्ट्रेंथन करते हैं ना, हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं, कम पैसों पे, कम वैल्यू पे। जब भी हम अपना एक्सचेंज रेट नीचे करते हैं ना, हम अपनी ज़्यादा चीज़ें बाहर बेच सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो यहाँ पे बैठ के, आप कहते हैं मेरा एक सर्विस एक आर जो है वो $1 के इक्वल है। तो बाहर स्मिथ बैठा हुआ है, वो आपसे $1 पे एक और लेता है, ठीक है। आप अपने आप को कहो कि भाई मैं अब एक और जो है ना वो 90 सेंट्स में दूंगा, तो वो $1 में पहले से ज़्यादा ऑर्स लेगा। ये इकोनॉमिक थ्योरी है कि वो जब $1 में पहले से ज़्यादा लेता है ना, तो उसका जो क्लेम है ना वो बढ़ने लग जाता है, वो आपसे ज़्यादा ऑर्स लेना शुरू कर देगा। अच्छा जी, अगर वो एग्जैक्ट वहीं भी लेना शुरू करे, आपके ऑर्स ज़्यादा हो जाएंगे। 10% और ज़्यादा हो जाएंगे ना आपके। बिल्कुल, हाँ। अब आपको 10% और ज़्यादा के लिए या एक बंदा ज़्यादा रखना पड़ेगा, या हर 10 घंटे के बाद एक और ज़्यादा देना पड़ेगा। मेरी बात समझ? इधर वे में लेबर और बढ़ गया है। लेबर और बढ़ने का मतलब प्रोडक्शन बढ़ गई है उतनी लेवल की। तो एक्सपोर्ट रेजीम्स हमेशा अपना एक्सचेंज रेट गिराती हैं, इंपोर्ट रेजीम्स एक्सचेंज रेट बढ़ाती हैं। ये कोई मसला नहीं है, 2 चीज़ें कोई मसला नहीं है। डी लर्न करने की ज़रूरत है। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, डेट कोई मसला नहीं है। जापान का डेट उसके जीडीपी का 400% है। अच्छा जी, तो अगर डेट कोई इशू नहीं है तो मतलब हम फिर आएंगे वहाँ पे। अच्छा, यूएसए का डेट $27 ट्रिलियन है। उसकी इकॉनमी $23 ट्रिलियन के ऊपर खड़ी है। करंट अकाउंट 11% डेफिसिट पे है यूएसए का, हमारा 5% पे। ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जिनका डेट टू जीडीपी आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा है। आप जापान को कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट करेगा? क्यों?
मतलब अगर जापान की इकॉनमी 3 रुपये है ना, तो उनका डेट एग्जैक्ट 12 रुपये है। हमारा अगर 3 रुपये इकॉनमी है ना, तो हमारा डेट हार्डली 1.5 रुपये है। तो वैसे क्यों क्यों ये क्या वजह है? बिकॉज दीज आर नॉट एक्चुअल प्रॉब्लम्स। लेट मी आस्क यू वन थिंग, आपके दिमाग में आ गया कि यार डॉलर आ गया है, इसने डॉलर को गिरा दिया है। क्या किया है डॉलर ने? यही तो समझने के लिए आपको बुलाया है। मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमारे जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं ना, वहाँ पे जो मिडल मैन होता है ना, उसकी दिहाड़ी लग जाती है। जहाँ पे इंस्टीट्यूशन वीक होगा, रेगुलेशंस वीक होंगी, वहाँ पे जो रेंट सीकर है ना, वो अमीर तर होता जाता है। अरिस्टोटल ने हज़ारों साल पहले कहा था कि ये मिडल मैन को मारो हमेशा, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू को खा जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, किसान और आर्थिक की एग्जांपल है। अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारा, बनाता किसान है, गरीब भी किसान है। क्यों? कि मिडल मैन आर्बिट्राज क्रिएट करता है, उसकी इनएबिलिटी टू एक्सेस टू मार्केट को कैप्चर कर लेता है। विदाउट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग ही टेक्स अ लॉट ऑफ क्रंच ऑफ इट। ठीक है, द लार्ज वैल्यू। यस। हुआ क्या कि हमारी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो पिछले 1 साल से चल रही थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, उसका फ़ायदा उठाया गया जब ये गवर्नमेंट जैसे ही स्विच हुई ना, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, लेट मी बी ब्लंट, बैंक्स ने, कैसे? बताता हूँ आपको, बैंक्स ने आर्टिफिशियली एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्लॉइट करके, मैनिपुलेट करके सिर्फ 6 महीनों में 30 बिलियन रुपीस कमाए हैं एक्सचेंज रिजर्व्स में, एक्सचेंज रेट की मद में। लेकिन कैसे? यही मैनिपुलेशन करके कि कभी डॉलर फ्लोट कर दिया, प्राइस कम हुई, फिर उसको स्क्वीज करने लग गए, बढ़ा लिया। जस्ट मार्केट ये मैनिपुलेशन। इलीगल नहीं है? इलीगल है। तो फिर यही तो बता रहा हूँ, रेगुलेटर स्लो था, इकोनॉमिक वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी लोगों के पास। आप ये सोचें कि गवर्नमेंट को अपनी सीट बचाने की फिक्र थी, तो वो बैठ के रेगुलेटर के पीछे लग जाता है यार कि मार्केट एनालाइज करो ये क्यों हो रहा है। नोबडी थिंक अबाउट इट ना। प्लस आपने जो मेन पिलर्स थे उनको हटा लिए थे। मेरी बात समझ रहे हैं? जो सोचने वाले लोग थे वो उस दौरान हट गए थे, ट्रांजिशन आ रहा था। ट्रांजिशन में रेंट सीकर फ़ायदा लेता है। अब रेपुटेशन होती है। फॉर एग्जांपल, एक यूएसए में रेपुटेशन है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की। रिपब्लिकन्स आते हैं तो थोड़े से हमारे साथ अच्छे होते हैं, डेमोक्रेट्स आते हैं तो थोड़े से टाइटनिंग होती है पॉलिसीज़ की, है ना। ये रेपुटेशन है। अब डार की एक रेपुटेशन है एज अ फिनांस मिनिस्टर। क्या है कि वो जब आता है वो एक्सचेंज रेट के ऊपर स्ट्रिक्ट होता है। अब जब डार के आने की खबर पक्की हो गई, तो ऑल दोज पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस एंड फर्म्स जिन्होंने डॉलर होल्ड किया हुआ था, उनकी पहली थॉट क्या आएगी? निकालो। क्यों? क्योंकि वो रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करेगा, पकड़ लेगा। तो जैसे ही नाउ गो बैक टू इकोनॉमिक्स 101 कि सप्लाई मार्केट में क्या होने लग गई, ओवर ज़्यादा होने लग गई, तो उसकी वैल्यू क्या होने लग गई? कम होने लग गई, कम होने। ऊपर से उसने उधर से धमकी भी दे दी, मैं आ रहा हूँ मैं इसी पर्पस के लिए आ रहा हूँ। और लेट मी गिव यू इनसाइड, स्टेट बैंक में ऑलरेडी इंक्वायरी स्टार्ट हुई है कि भाई ये कैसे हुआ है कि इतनी वॉलेटिलिटी का ये बैंकों ने, प्राइवेट बैंकों ने कैसे फ़ायदा उठाया, और स्टेट बैंक खामोश क्यों रहा इस मामले में। ये तो किसी भी इकोनॉमिक सेंस रखने वाले बंदे के लिए इट वाज लाइक अ नाइटमेयर कि यार हाउ दे कुड लेट इट हैपन। पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। तो सर अब वो और आएंगे। दो तीन चीज़ें और होंगी, सॉरी टू कट यू। अब एक तो इफेक्ट ये आया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एक्सपेक्टेशंस। लोगों ने अपने डॉलर जो है ना मार्केट में लाना शुरू कर दिया, तो प्राइस के ऊपर नेगेटिव इम्पेक्ट है। दूसरा ये हुआ कि पिछले 1 महीने में हमारे इंपोर्ट बिल 2 बिलियन कम हुआ है। क्यों? फॉर सेवरल रीजंस। एक तो हमारी डिमांड कम हो गई है बिकॉज ऑफ फ्लड्स एंड एवरीथिंग। 30% 40% कंट्री जो है वो पानी के अंदर है, तो डिमांड कहाँ से क्रिएट होगी? ठीक है ना। हाँ। देखें ना, डिमांड कैसे क्रिएट होती है। आप पहिया चलाओगे तो ऑयल की डिमांड क्रिएट होगी। मैं और आप अपनी गाड़ी रखेंगे तो मेरे और आपका 60,000 का डिमांड ख़त्म है। बिल्कुल। 2 बिलियन जो बाहर डॉलर जाना था वो रुक गया। दूसरा इफेक्ट जिसने डॉलर के ऊपर नेगेटिव प्रेशर डाल दिया। तीसरा इफेक्ट क्या आया कि फ्लड की वजह से हमें कुछ रिलीफ्स आना स्टार्ट हो गई।
USD आना शुरू हो गया कुछ, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्रेशर और आना, कम नेगेटिव प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया डॉलर पे। चौथा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट कि हम कंपेशनेट सोसाइटी हैं और हमारा लेबर बाहर बैठा हुआ है। हमने देखा यार कि फ्लड्स आए हुए हैं, चंदे भी आना स्टार्ट हो गए, एड भी आना स्टार्ट हो गए, लेकिन जो हमारा करोड़ से ज़्यादा लेबर बाहर है ना, उसने अपनी फैमिलीज़ को पहले से ज़्यादा पैसे भेजना शुरू कर दिए। एक $1.5 बिलियन एक्स्ट्रा आया इन महीनों में रेगुलर से। अब ये कलेक्टिवली देखें, फिर IMF ने हमें बेल आउट भी दे दिया। IMF का बेल आउट का मतलब पता है क्या है? कि स्टैम्प लगाना कि भाई आप डिफ़ॉल्ट से अभी दूर हो। अदरवाइज वी वर अमंग दोस 19 कंट्रीज़ जो फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट के करीब थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने $14 बिलियन इस साल निकालना था डेट की मद में, हम दे चुके हैं, 12-13 बिलियन दे चुके हैं। इट्स नॉट लाइक नहीं दिए। देखिए, हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है पाकिस्तान का। ये जो आप कह रहे हैं ना डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बिकॉज जिन कंट्रीज से आपको कंपेयर कराया जाता है, श्रीलंका हो गया, घाना हो गया, इजिप्ट हो गया, ऐसे कंट्रीज जो डिफ़ॉल्ट रिस्क के करीब करीब हैं, हमारा नाम भी उसमें डाला जाता है। अक्सर न्यूज़पेपर्स में आप देखें, रेड लिस्ट हो रही है वो, नहीं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। एक चौथी बड़ी पॉपुलेशन है। जैसे हम लोग बैठ के सारे मजदूरी भी करें ना, तो हमारा डेट 2 साल में ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कोई इशू नहीं है। और पॉपुलेशन हमेशा इकोनॉमीज़ की बैकबोन है, हमेशा से। फॉर 300 ईयर्स, ये ब्रिटिशर से पहले चाइना और इंडिया वर इकोनॉमिक सुपर पावर्स, आपको शायद पता होगा ये हिस्टोरिकली। बिल्कुल। और हिस्ट्री इज़ कन्वर्जिंग बैक। चाइना दूसरी बड़ी पावर है, इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, ठीक है ना। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम्स, ये दोनों पहले और दूसरी हो जाएंगी। बैकबोन क्या है? पॉपुलेशन। अच्छा सर, मेरे 2-3 इसमें सवाल हैं। एक तो गोइंग बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, आपने बताया कि USD उस टाइम पे उन्होंने कहा कि यार ये हम रखेंगे, इससे पैक करेंगे, और USD पैक करेगी गोल्ड से। एट द टाइम अमेरिका वॉज एन इम्पोर्टेंट कंट्री, लेकिन इस तरह फ्लैट आउट सुपर पावर नहीं थी वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में। वाई डिड, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर उस टाइम पे हैड जर्मनी ऑन द वॉर, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सवाल है मेरी, या हैड द UK सेड कि हम बनेंगे, हम गोल्ड रिजर्व के साथ अपने आप को पाउंड पैक करेंगे, would the world revolve around the pound or you know, I don't know, the German currency at the time? नहीं, बड़ा मुश्किल था। पता है, पहले वाली बात आपकी जो है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल इसलिए है क्योंकि 1800 के बाद जितनी भी वॉर्स हुई है ना, मोस्टली उन वॉर्स को दोनों साइड पे फाइनेंस USA ने किया है। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लड़ रहे होते थे, दोनों साइड लोन जो है ना USA से लेते थे। उस वक्त की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। USA यूज्ड टू बी अ रिच कंट्री Even then. और इनके पास वो इनिशियल वेल्थ कहाँ से आई थी? बिकॉज इसका कॉन्टिनेंट इंडाउट है। दुनिया का सबसे ऑयल प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? USA। बिल्कुल। शेल गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सिर्फ कोलोराडो के अंदर जो उनके शेल गैस के रिजर्व्स हैं ना, उन सबको जब एक्चुअली कन्वर्ट किया जाएगा ना, वो ऑलमोस्ट 2 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के बराबर है। अच्छा जी। तो सर लेट्स से कि अब, एंड दिस एक्चुअली गोज वेल इनटू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमारे पास नहीं है यार, किस्मत अच्छी नहीं थी, जो भी है जैसा भी है, नहीं है, नहीं यार, हम क्या करें? हम एक तो हो गया ना बेटर रेगुलेशन, वो तो आपने बड़ी अच्छी बात की। परसेप्शन बहुत मैटर करता है ना, हमारा एक परसेप्शन है गरीब मुल्क का, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अच्छी नहीं है, यहाँ पे बिजनेस नहीं आ पा रही फॉर वेरियस रीजंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, वो तो हैं। व्हाट इकोनॉमिक चेंजेस, आर दे ऑल डिपेंडेंट जस्ट ऑन बेटर गवर्नेंस? नहीं, आपको मैं एक एग्जांपल दूं। देखें, श्रीलंका जो है, वंडरफुल कंट्री, सोफिस्टिकेटेड पीपल, 100% लिटरेट, एजुकेशन में टॉप पे है। अच्छा। बेईमानी नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। कितनी 20-30 मिलियन की आबादी है, मतलब छोटा सा इलाका है, ठीक है ना। डिविडेंड नहीं है उनके पास, नेचुरल एंडोवमेंट्स नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास हैं, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास दुनिया का 18 सबसे बड़ा शेल गैस के रिजर्व्स हैं। इट जस्ट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी। ऑयल प्रोडक्शन भी है, गैस प्रोडक्शन भी है, इट जस्ट मिसमैनेजमेंट है, ठीक है ना।
40 नंबर पे सबसे बड़ी इकॉनमी है हमारी दुनिया की। मेरी बात समझ रहे, कंज्यूमर बेस इतना बड़ा है हमारा। ये जो इकॉनमी हम बात करें, ये तो वो है जो डॉक्यूमेंटेड है। हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है ना, इट्स पैरेलली इक्वल। इसीलिए मैं आपको मैं जहाँ पे भी जाते हैं, जब ये बात होती है डिफ़ॉल्ट, नहीं, वी कांट गेट डिफ़ॉल्ट। एक चीज़ हम हमेशा मिस कर जाते हैं, हमारा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, हमारी जो स्ट्रेटेजिक डिविडेंड है हमारा नेचुरल, वो किसी के पास नहीं है। जोग्राफी और उस जोग्राफी के ऊपर चेरी ऑन टॉप है हमारा आर्सनल्स, हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, न्यूक्लियर वेपन्स। डू यू थिंक कि एनी कंट्री इन द वर्ल्ड or any institution in the world would be thinking about declaring us bank default? Never. Never. वो खुद आगे आएंगे, they would come forward to rescue us in terms of finances. ठीक है, हमारी फाइनेंशियल, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली IMF का जो हुआ है, किसी भी आप अगर एक इंटरनेशनल को कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपर्ट लाखेंगे ना, पाकिस्तान वाज लैकिंग इन अ लॉट ऑफ एरियाज ये IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में, लेकिन उन्होंने लेट गो किया है उनको जानबूझ के, because they wanted to bail you out. They needed to bail you They out. needed to bail you out. ऐसे नहीं Not कि just दोस्त you. हैं। हाँ, ठीक है ना, पूरा बेल्ट एंड रोड का 30% हमसे गुजरता है। हाँ, it's too risky. It's too risky for everybody. It's, आप ये सोचें कि we have Iran at our south. You don't want any another Afghanistan. Stronger Pakistan and a controlled Pakistan is a controlled Iran, control Afghanistan, and थोड़ा थोड़ा वक्तन फवक्तन इंडिया को भी टच करना कि भाई, ठीक है ना, फिर चाइना ऊपर है। नो, ऐसी पोजीशन किसी के पास नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट वाला तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना हमारा। अच्छा सर, चलिए डिफ़ॉल्ट तो हम नहीं हो रहे, ठीक है। एक और मेरा आखिरी सवाल ये कि आपने जिस तरह मेंशन किया कि चाइना और इंडिया ने डिस्कशन की, वाज इट चाइना और रशिया, आई डोंट रिमेंबर, आपने किसी दो कंट्रीज़ का नाम लिया था जिनने कहा कि यार एक यूनिवर्सल करेंसी होनी चाहिए। रशिया एंड चाइना, बिल्कुल। अब विद क्रिप्टो करेंसी, एंड ऑफ कोर्स यू नॉट, आई डोंट नो हाउ वेल वर्स्ड यू आर इन इट या नहीं, सुनने में आता है कि दुनिया में ब्लॉकचेन आ गई, AI आ गई, इट्स अनरेगुलेटेड बाय बैंक्स, एंड इस तरह के मसले मसाइल नहीं होंगे, एंड इट्स अ करेंसी दैट्स बेस्ड एक्चुअली ऑन इकोनॉमिक्स, राइट, बेस्ड ऑन परसेप्शन, सप्लाई, डिमांड, इसमें धांधली कम हो सकती है, राइट, दैट्स व्हाट दे से, और व्हाट आई हैव हर्ड। मेरा सवाल ये है कि डू यू बिलीव कि क्रिप्टो कुड एवर एक्चुअली बिकम अ करेंसी ट्रेड? बिकॉज जितना मुझे आपकी बातों से समझ आया, करेंसी पे उतनी ही वैल्यू परसेप्शन की है जितनी एक इंसान पे, एक ब्रांड पे, जितनी किसी और चीज़ पे। परसेप्शन इज पार्ट ऑफ इट, राइट? सो इफ बिटकॉइन डेवलप्स द परसेप्शन ऑफ कि यार ये गिरेगा नहीं, ये स्टेबल है, बिटकॉइन का मैं मिसाल दे रहा हूँ, इट कुड बी एनीथिंग, कुड वी एक्चुअली इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ करेंसी इज क्रिप्टो एंड देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी? डू यू थिंक दैट कुड हैपन? देखें, जो डिजिटल करेंसीज है ना या क्रिप्टोस हैं, नो डाउट कि दे हैव फ्यूचर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, फ्यूचर इज देयर। अब दे देमसेल्फ विद इन देमसेल्फ देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, उनकी जो एक्सचेंजेस हैं उनमें बड़े इश्यूज़ हैं, कुछ सेंट्रलाइज्ड हैं, कुछ सेंट्रलाइज्ड नहीं है। अगर कोई एक्सचेंज सेंट्रलाइज है, फॉर एग्जांपल बाइनांस है, आपने सुना होगा, बिल्कुल, बाइनांस का मंथली टेक होम जो है ना $120 मिलियन है। अच्छा जी, जस्ट बिकॉज ऑफ फीसेस। दो, मैं सिर्फ एक एक्सचेंज की बता रहा हूँ, क्वीन बेस की नहीं बता रहा, बाकी उनकी नहीं बता रहा मैं आपको। सिर्फ एक बाइनांस को अभी दुबई ने थोड़ा सा रेगुलेट किया उनको, ठीक है ना। सिर्फ बाइनांस एक कंपनी है, कंपनी माल जो डायरेक्टर्स हैं दे वुड नॉट बी मोर देन 4, ठीक है ना। 100 बंदे टोटल काम कर रहे होंगे उसमें, मैक्सिमम 500 बंदे। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी गोइंग इन वन हैंड, देखो, विदाउट रेगुलेटेड, विदाउट टैक्स्ड। आप जब टैक्स नहीं देंगे उसके ऊपर, ठीक है ना, तो आप यू कांट एक्सपेक्ट बाइनांस टू बिल्ड रोड्स फॉर अस, राइट? यू कांट एक्सपेक्ट बाइनांस या एनी क्रिप्टो एक्सचेंज टू प्रोवाइड हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल बनाना एक काम नहीं होता, मतलब हुकूमत ये नहीं होती कि उसने हॉस्पिटल बना के छोड़ दिया है, उसने पिम्स बनाए तो पिम्स को चलाना है, बिल्कुल, स्कूल बनाए तो स्कूल को चलाना है, हेल्थ सिस्टम बनाए तो हेल्थ सिस्टम को चलाना है। विद दोस यू कांट एक्सपेक्ट देम टू
रन दीज थिंग्स। बिल्कुल। अब ये कैसे चलते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इकोसिस्टम का हाथ है, दरमियान में है। वो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स सब के दरमियान बैठ के उन सबको गवर्न करती है, फैसिलिटेट करती है। बिल्कुल। आप बिनांस को करेंसी के मुतबादल या क्रिप्टो को करेंसी के मुतबादल तो ला सकते हैं। व्हाट अबाउट गवर्नेंस? मतलब अगर आपके मोहल्ले में चोरी हो गई तो वेयर वुड यू गो? गवर्नमेंट। नाउ यू आर नॉट पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, व्हाई वुड गवर्नमेंट सर्व यू? कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी चाहिए, कोई जज टाइप। द होल आइडिया, जज भी नहीं होगा ना, बिकॉज जज, द होल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, दे आर बिल्ड विद द कॉन्ट्रैक्ट। एक इंसान का, एक सिटीजन का अपने स्टेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मैं यहाँ पे सेव एंड सिक्योर काम करूँगा, काम करने की अपॉर्चुनिटी आप दोगे, मुझे काम पे जाने की फैसिलिटी आप दोगे, मेरा बच्चा बीमार हुआ, गवर्नमेंट की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे, तो मैं आपको टैक्स दूंगा। ठीक है? तो वो आपसे टैक्स लेता है गवर्नमेंट। आप फ्रीली यहाँ से वहाँ रोड बन रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, गैस आ रही है, फ़ोन आ रहा है, एवरी एंड ईच थिंग, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अच्छी बुरी जिम्मेदारी है। पुलिस अच्छी बुरी जिम्मेदारी है, यहाँ से लाहौर जाना है, मोटरवे जिम्मेदारी है। बिल्कुल। क्रिप्टो कैन बी एन अल्टरनेटिव, ठीक है ना, इन फ्यूचर, बट बहुत हम प्रिमिटिव स्टेज पे हैं वहाँ पे। व्हाट अबाउट गवर्नेंस? तो गवर्नमेंट तो चलती ही मेरे और आपके टैक्स पे है, और वो टैक्स लेती ही आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट वे ऑफ टैक्स कलेक्शन इज आपके काम के ऊपर टैक्स लगाना। अगर आपने सारा पैसा क्रिप्टो में रखोगे तो गवर्नमेंट तो आपसे 1 रुपये नहीं ले रही है। अभी तो आप सक्सेसफुल होंगे, मैं और आप जैसे बहुत सारे लोग जो 10 साल तक ये काम करें, में भी हम बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी करें, लेकिन गवर्नमेंट इतनी वीक होती जाएगी, केओस इतना बढ़ता जाएगा, बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट कंपनीज टू रन कंट्रीज। आपने कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट में नहीं चल सकता। आप देखें, एल सल्वाडोर जो कंट्री है, उसने एक्सपेरिमेंट किया ना, उसने क्रिप्टो को एज अ लीगल टेंडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। टेंडर होता है ना, गवर्नमेंट के टेंडर बिल जाता है, और क्रिप्टो 64,000 से 19,000 पे आ गया। अब एल सल्वाडोर जो है वो बैंकरप्सी के करीब है। तो इट्स टू अर्ली फॉर देम। येस दे हैव फ्यूचर, येस देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर करेक्शन। जो अर्ली इसके ऊपर काम करेगा वो सक्सेसफुल है, एंड पीपल आर डूइंग इट एंड दे शुड डू इट। लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर वर टाइम्स जब करेंसी जो है ना वो हड्डी करेंसी के तौर पे यूज़ होती थी। हड्डी हड्डी मतलब बोन, किसकी? किसी भी बोन जिसके ऊपर गवर्नमेंट स्टैम्प लगा देती थी। यूएसए में स्टिक्स यूज़ होती थी करेंसी के तौर पे। इट्स जस्ट, आज भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनार बाज़ार जाते हैं कभी आप? नहीं। कभी जाएं जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। अच्छा। सुनार से एक पर्ची ले लें 10 लाख रुपए की, वो उसके ऊपर 10 लाख लिख के अपनी स्टैम्प लगा देगा। वो पर्ची लेके आप दूसरे बंदे के पास जाएं मार्केट में, वो आपको 10 लाख रुपए दे देगा। क्योंकि वैल्यू है, वैल्यू इज परसेप्शन, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट एट दैट पर्ची। वो पर्ची जो है वो 10 लाख रुपए की है। क्यों? उसके पीछे ट्रस्ट है। किसका ट्रस्ट है? वो जिसने ये इशू की है उसका ट्रस्ट है, उसका ट्रस्ट है। ठीक है ना? तो करेंसी इज जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिप्टो, अभी तक जो क्रिप्टो है ना, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ट्रेड हो रही है। अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हुआ, इसका यूटिलाइजेशन नहीं आ रही है ना, सिर्फ ट्रेड हो रही है, ट्रेड फॉर मेकिंग मनी। और आप वो इनवॉइसिंग में यूज नहीं हो रही, इनवॉइसिंग नहीं हो रही। अभी आहिस्ता आहिस्ता इनवॉइसिंग छोटा मोटा। जिस तरह मैं इंग्लैंड गया था तो यू कुड मतलब टैक्सी बिटकॉइन पे दे सकते थे, इस तरह छोटा मोटा आ रहा है, लेकिन नॉट मैस स्केल। इट्स टू अर्ली फॉर इट, नॉट टू अर्ली फॉर इट। अच्छा सर, चलें, फर्स्टली तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने हमें बड़ा गाइड किया। मेरे पास एक छोटा सा आखिरी क्वेश्चन है। इन योर ओपिनियन, हमने डॉलर के बारे में इतनी बातें की, एक आखिरी अगर सवाल ये है कि दोज हु आर मेकिंग इन डॉलर्स, दोज हु आर वर्किंग इन पाकिस्तान, जो भी है, डॉलर पाकिस्तान में गिरेगा, ऊपर जाएगा? ये एक कन्फ्यूजन अभी तक हमारे जहन में रह रही है कि कोई कहता है 300 टच करेगा, कोई कहता है 400 टच करेगा, कोई कहता है 200 पे तक गिर जाएगा। आई अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली आपको इसका फुल जवाब तो नहीं आता होगा, बट इन योर एजुकेटेड ओपिनियन, व्हाट डू यू सी हैपनिंग 3 months, 6 months, 12 months? ओके, इट देखें, इट डिपेंड्स कि अगर इलेक्शंस अपने टाइम तक हो जाते हैं, ठीक है ना, दे आर नॉट गोइंग टू लेट डॉलर टू हैव अ फ्री फॉल। इट्स गोइंग टू गेट बिलो 190। अच्छा। हाँ, इट शुड स्टे बिटवीन 150 एंड 200। इससे ऊपर जाने की समझ नहीं आती।
क्यों नहीं समझ आती? देखें, 2019 के मुकाबले में आज हमारी इकॉनमी $50 बिलियन अप है। हम $350 बिलियन की इकॉनमी बन गए इस वक्त। हम इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डॉलर हमारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए ना। मेरी बात समझ? क्योंकि हम भी तो ऊपर जा रहे हैं। हाँ, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो पहली दफ़ा तो इतना नहीं हुआ है ना, पहले भी होता था इतना ज़्यादा। लेकिन हमारा जो डेफिसिट होता है वो हम ज़्यादातर उन इम्पोर्ट चीज़ों के ऊपर होता है जिससे हमारी इंडस्ट्री रन कर रही होती है। इट्स अ गुड थिंग इन अ वन वे, बैड थिंग इन अदर वे। बिल्कुल, डेफिसिट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अगेन वो कंट्रीज़ बताया जिनका डेफिसिट हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन दे आर डूइंग वेरी वेल। तो ये कोई गारंटी नहीं है। अब इवन इन्फ्लेशन जो है वो भी कोई फैक्टर नहीं है आइडेंटिफाई करने की। ईरान में इन्फ्लेशन 52% है। हैव यू कभी सुना ईरान डिफ़ॉल्ट कर जाता है सैंक्शन से? टर्की में इन्फ्लेशन 60% है, 60%। ब्राज़ील में हमसे 2 गुना ज़्यादा है। सो मेनी अदर कंट्रीज, टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में आधे से ज़्यादा का इन्फ्लेशन का मसला है आज। इन्फ्लेशन हमसे ज़्यादा है, लेकिन आर दे नो। तो ये डॉलर के साथ जो मैनिपुलेशन की गई है ना, ये तो जुल्म किया गया है कुछ इंस्टीट्यूशंस में। एंड यू वुड सी इन फ्यूचर कि अगर ये इंक्वायरी अच्छी हुई ना, तो दे वुड फाइंड फ्यू पीपल टू ब्लेम, टेक द ब्लेम। और उसके बाद ना रेगुलेशन ने 2009-10 में ज़रदारी साहब ने एक काम किया था पीपल्स पार्टी के दौर में कि ओवरनाइट लोन्स के ऊपर फ्री फ्लोटिंग थी। ओवरनाइट लोन्स बैंक एक दूसरे को देते थे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कमाते थे। उसने कहा ना, आइडेंटिफाई हुआ ना, किसी ने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा नहीं, इसके एक परसेंटेज होगी 10 या 14%, इससे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो दे वुड कम अप विथ समथिंग। आई होप स्टेट बैंक वुड कम अप विथ समथिंग। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट दोबारा नहीं होगा। ये इस तरह की फ्री फॉल वापस नहीं हम देखेंगे। और अगर हम नेक्स्ट गवर्नमेंट में हम पॉलिटिकली ट्रांजिशन, हमारी डेमोक्रेटिकली ट्रांजिशन हो जाती है, तो ट्रस्ट मी, वी आर गोइंग इनटू अ सस्टेनेबल एरा। अच्छा जी, वी आर गोइंग। अच्छा वक्त आ रहा है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेट मी आस्क यू वन थिंग। आप असल में पाकिस्तान में लास्ट टाइम बैंक रॉबरी कब सुनी थी आपने? वैसे सुनी तो कभी याद लास्ट नहीं है। टाइम कब ग्रुप ऑफ पीपल ने लोगों के घर में लूट मार के लिए अटैक किया था? सुना है कभी? मतलब छोटी मोटी घर में चोरियां होती रहती चोरियां हैं। होती हैं, कभी सुना है इस तरह? लास्ट टाइम फाइनेंशियल फ्रॉड कब देखा था? सुनना था, देखा तो है, बहुत पकड़ा बड़ा तो कोई नहीं फाइनेंशियल जाता। फ्रॉड आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल, हाँ नहीं देखो, वो करप्शन केसेस देखे होंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। हमारे जैसे कंट्रीज में करप्शन इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती। जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं ना, उसमें करप्शन को आप स्क्वीज करें ना, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्क्वीज होना शुरू होती है, इसलिए आप थोड़ा सा जाने देते हैं। जाना दे देते हैं, ठीक है ना। तो या आपने कब इतना मास स्केल पे इंस्टीट्यूशंस को कोलाइड करते देखा है हमारे कंट्री में? नहीं देखा ना। हम जिन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं ना, रेफरेंस पॉइंट पे देखें, यूएसए ने सिविल वॉर लड़ी है, 2-2 सदर थे, 2-2 आर्मीज थी। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके बाद इस जगह आज भी साउथ और नॉर्थ यूएसए में जाए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो जो टेक्सास साइड वाला यूएसए है, बैकवर्ड है। आज भी आप जाके उनसे पूछे, आपको समझ नहीं है कि किस गांव में आए हुए हैं आप। लेकिन उनका नॉर्थ साइड है जहाँ पे पेटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्रीनोर भी ज़्यादा है, वहाँ पे फिर एडवांसमेंट भी ज़्यादा है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी ज़्यादा है, ठीक है। जब हम अपनी एजुकेशन की कन्वर्जन में आ जाएंगे ना, कन्वर्जन मीन्स कि हम खुद से क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे किसी भी स्टेज के ऊपर। आप देखें, इस कमरे में हमने सारी चीज़ें इंपोर्ट की हुई हैं, अदर देन ये लकड़ी है, शायद गिलगित में से कहीं से आई होगी, ठीक है ना। लेकिन इसका पॉलिश बाहर से आया होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। इसको कम करने के लिए एडवांसमेंट्स चाहिए होती हैं, और वो हम बेबी कंट्री हैं। वी आर जस्ट 70 years old। अभी तो शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है, ट्रस्ट में अभी शुरू हुई है। एंड यू गिव इट सम टाइम। आपको एक बात बताऊं, चाइना की 5000 साल की हिस्ट्री है। बिल्कुल 2008 तक जितनी 5000 साल में चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ की थी ना, वो उसने पिछले 10 साल में की है। बिल्कुल 5000 साल एक तरफ, और पिछले 10 साल 2008 के बाद ओपन कर दिया उसने अपने आप को।
बिल्कुल सेम गोस विद यूनाइटेड स्टेट्स. 2000 से लेके 2022 तक जितनी ग्रोथ की है ना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक गेन यूएसए ने जो लिया है वो 1987 से लेके 57 से लेके 2000 तक एक तरफ है, पिछले 20 साल का एक तरफ है. ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. जिस एरा में आप काम करते हैं जिन चीज़ों में, ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट्स. वी हैव टू गो देयर. नहीं डेफिनेटली. चलें, थैंक यू यार. पहली दफ़ा हमें बड़ा थोड़ी पॉजिटिव सा स्पिन मिला है ऑन द फ्यूचर. डॉलर भी गिरेगा और पाकिस्तान भी बेहतर होगा इंशाल्लाह. चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. Thank you guys for watching. I hope you guys enjoyed the content. Please subscribe to our channel and we'll see you next time.